हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट। तो दोस्तों, आज हम बोगनवेलिया के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इसको कैसे बुशी बनाएं, कैसे इसमें भर भर के फूल आएँ और हमारा प्लांट कैसे खूब घना हो जाए और इसकी केयर कैसे करनी है और कौन सी खाद देनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी और ऐसे केयर बताऊंगी, इसकी जानकारी दूंगी कि आज आपको कंप्लीट वीडियो बोगनवेलिया के बारे में मिलेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बोगनवेलिया में फ्लावरिंग कैसे होगी और कैसे भर भर के फूल आएंगे और प्लांट कैसे बुशी और घना बनेगा उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो टिप नंबर 1 है इसकी सनलाइट। सनलाइट की बात करें तो इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां इसको मिनिमम 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अगर पूरे दिन की सनलाइट इसको मिल जाए तो इसके लिए बहुत अच्छी होगी। बोगनवेलिया की मेन रिक्वायरमेंट इसकी सनलाइट होती है। इसको देखिए, मैंने ऊपर अपने टेरेस पे ही रखा हुआ है और ये मेरी बालकनी की रेलिंग है, मैंने इसको उठा के इस पर रख दिया है ताकि इसको पूरी कंप्लीट धूप मिले। क्योंकि अब नवंबर का महीना चल रहा है और आज 10 तारीख हो गई है, तो अब फॉग भी शुरू हो जाएगा और आजकल धूप भी नहीं निकल रही है। तो ऐसी जगह बोगनवेलिया को आप रखिए जहाँ पर इसको पूरी कंप्लीट धूप मिले, 5 से 6 घंटे की या पूरे दिन की धूप मिलेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इसको शेड में या ग्रीन नेट में रखेंगे तो इसमें सिर्फ पत्तियाँ आएंगी, फूल नहीं आएंगी। बोगनवेलिया फूलों वाला पौधा है, इसके लिए सब लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं अपने घर में लगाना, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसमें फ्लावरिंग कैसे लेनी है, फ्लावरिंग के लिए परेशान रहते हैं। तो ये समर प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। इसको आपने हाईवेज पर देखा होगा, सड़क के किनारे डिवाइडर पर देखा होगा। ये पूरे दिन की धूप को झेलते हैं, इसलिए खूब अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। ये पार्क में भी लगे होते हैं, इनको धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए चाहे कोई भी कैसी भी केयर करो, ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहते हैं और आराम से आप अपने घर में इसको अपनी गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस इसको खूब अच्छी धूप मिलनी चाहिए। इसकी फ्लावरिंग 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है और फिर ये नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है और दिसंबर लास्ट से जनवरी 15 तक इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है और विंटर में इसको रेस्ट करना होता है, तो ये 15 दिन के लिए रेस्ट में चला जाता है। अगर आपने इसको विंटर के प्लांट्स को लगाने के लिए शेड में रख रखा है तो तुरंत इसको धूप में रख दीजिए, क्योंकि अगर आप शेड में रखेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और सिर्फ पत्तियां निकालेगा, क्योंकि ये एक समर प्लांट है और शेड इसको पसंद नहीं है। इसकी पहली फ्लावरिंग 1 फरवरी से शुरू हो जाती है और मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। जुलाई में जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तब ये रेस्ट करता है। उस टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग, रिपॉटिंग का बेस्ट टाइम होता है और अगस्त के बाद ये फिर से फ्लावरिंग शुरू कर देता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, जो कि इसका रेस्टिंग टाइम होता है और फिर फरवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये इसका फ्लावरिंग शेड्यूल है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और धूप में ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 इसकी कटिंग और प्रूनिंग की। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है इसकी रेगुलर प्रूनिंग। अगर आपको बुशी लुक चाहिए तो टाइम टू टाइम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। इसकी ब्रांचेस बहुत जल्दी लंबी हो जाती हैं, अगर कट नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस नहीं आएंगी। जब आप प्लांट को कट करेंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी और नई ब्रांचेस के टिप पर ही फूल खिलेंगे और कलियां भी बनेंगी। आप अगर बेल वाला लुक देना चाहते हैं तो आप फिर उसको ऐसे ही बढ़ने दीजिए, लेकिन अगर पॉट में आपने बोगनवेलिया का प्लांट लगा रखा है तो उसको बुशी लुक देना ज़्यादा अच्छा लगता है और घना और फूलों से भरा हुआ गमला अच्छा लगता है, इसलिए इसकी कटिंग करते रहना है। हार्ड प्रूनिंग बारिश के टाइम पर ही करिए और सॉफ्ट प्रूनिंग साल में कभी भी कर सकते हैं। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स खिलने के बाद सूखने लगें तब इनको कट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि फ्लावर्स अभी लगे हुए हैं तो इनको लगे रहने दें, अच्छे लग रहे हैं, ये मत सोचिए। आप इसकी कटिंग कर दीजिए और जब इन फ्लावर्स को आप कटिंग करेंगे तो वहीं से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और ब्रांचेस पे ही दूसरे नई कलियां आएंगी, नए फूल खिलेंगे। तो तुरंत इनको कट कर दीजिए, क्योंकि जब सूखे हुए फ्लावर्स आप कट करेंगे तो ब्रांचेस भी खूब नई निकलेंगी और जो फ्लावर्स हैं प्लांट वो भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब बात करते हैं बोगनवेलिया के लिए कैसा गमला लेना चाहिए, इसके पॉट की बात करते हैं। तो बोगनवेलिया के लिए आप मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला ही लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लास्टिक पॉट को अवॉइड कीजिएगा। बोगनवेलिया को रूट बाउंड बहुत पसंद है, इसलिए जितना बड़ा प्लांट हो उतना ही बड़ा गमला लेना होगा। तो 10 से 12 इंच का गमला अच्छा रहता है। आप नर्सरी से अगर प्लांट लाते हैं तो उसको आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाइए। साल भर 2 साल अच्छा चलता रहेगा। 2 साल के बाद आप फिर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं जब आपका प्लांट बड़ा हो जाए। लेकिन 1 नंबर बड़ा ही गमला लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है, क्योंकि बोगनवेलिया को जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। इसको 2 साल के बाद ही रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग साल में सिर्फ 2 महीनों में ही होती है, जून में और जुलाई में, या फिर फरवरी और मार्च में करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की। अच्छे हेल्दी बोगनवेलिया प्लांट के लिए सॉइल मिक्स कैसी लेनी चाहिए, सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो सॉइल जो इसकी होनी चाहिए वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। बोगनवेलिया को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, ज़्यादा मॉइस्ट मिट्टी इसको पसंद नहीं है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं। पानी रुकने से इसकी जड़ें गल जाती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो एक अच्छी सॉइल मिक्स के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, मोरंग या रेत जिसे कहते हैं, और 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट लेंगे। 1 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी बोन मील इसमें मिला लीजिए और ये सारा मिक्सचर मिलाकर अपने पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोकोपीट या पीट मॉस नहीं मिलाना है। इसी सॉइल को बेस्ट सॉइल मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सैंडी होती है, और अगर आप कोकोपीट डालेंगे तो उसमें पानी रुका रहेगा, और पानी अगर रुका रहेगा तो मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहेगी। तो इस तरह से आप गुड़ाई करके इसकी सारी मिट्टी निकाल दीजिए और उसके बाद ही इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। जब हम गुड़ाई करके इसकी मिट्टी निकाल देंगे तो कोई भी फंगीसाइड आप ले लीजिए। ये मैंने साफ का फंगीसाइड लिया है। अगर आपके पास हल्दी है या सिनेमन पाउडर है, यानी कि दालचीनी का पाउडर, वो भी आप इसमें इस जगह पे डाल सकते हैं। तो इसको ज़रूर से छिड़क दीजिए ताकि इसके जो रूट्स हैं उसमें कोई फंगस ना लगने पाए। और उसके ये देखिए मैंने 2 से 2.5 इंच तक की मिट्टी इसकी खोद के निकाल दी है दूसरे उस जगह पे, और इसका जो नीचे का सॉइल है उसमें मैंने ये साफ का फंगीसाइड डाल दिया है। अब इसी में मैं इसमें सारे फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स की। जब इसका ग्रोथ का टाइम होता है तो इसमें इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और लेकिन जब इसका डोरमेंसी का टाइम होता है जैसे दिसंबर और जनवरी, तब इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब नीम खली डाली है। नीम खली से जड़ों में फंगस नहीं लगता है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे पौधे को ग्रोथ भी मिलती है और फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और ये मैं यहाँ पर 2 मुट्ठी के करीब डालूँगी और इसको इसी में मिट्टी में मिक्स कर देना है। वर्मी कंपोस्ट जो हमारे गमले की पुरानी मिट्टी है उसको फिर से रिचार्ज कर देगी और मिट्टी को उपजाऊ बना देगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोन मील लिया है। अगर आपके पास बोन मील हो या आप डालना चाहते हैं तभी इसमें डालिए,
वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बोन मील की जगह पे आप रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है दोनों चीज़ें तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। बोन मील से ये फ्लावरिंग अच्छी करता है, और अगर डालना चाहें तो ज़रूर से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बोन मील से भी बहुत अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है बोन मील, तो ये अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। और अब यहाँ पर इसको देखिए, मैंने DAP के कुछ दाने लिए हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये हमारी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करने में बहुत हेल्पफुल हैं ये सब चीज़ें। तो ये अगर हो तो आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अब हम मिट्टी में नीचे मिक्स कर देंगे। जड़ों के पास जो हमने ये सब चीज़ें डाली हैं, इनको मिक्स करके फिर आगे इसमें दोबारा से हम मिट्टी डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है केले के कुछ छिलके, ये सूखे केले के छिलके हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो होता है वो NPK का बेस्ट सोर्स होता है, और फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए NPK बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो अगर ये आप इसमें डालेंगे तो इससे आपकी सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें कलियां बनेंगी, और बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा प्लांट। तो इसको मैं यहाँ पर पीस के नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गमले के बीच में डाल रही हूँ, मिट्टी के बीच में, तो उसको मैं छोटे छोटे पीसेस करके कट करके इसमें मिट्टी में मिला दूँगी। तो इस तरह से ये इसमें जब मैं डाल दूँगी और ऊपर से मिट्टी की तह पड़ने लग जाएगी, तो ये इसी के अंदर ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा। और जब स्लो स्लो कोई फर्टिलाइज़र काम करता है तो बहुत दिनों तक जो है प्लांट हमारा हेल्दी बना रहता है, जल्दी जल्दी बार बार फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये केले के जो छिलके हैं, ड्राई बनाना पील, वो मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं मिट्टी में, और इसको इस तरह से बिछा देंगे। केले के छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फुल मात्रा में होता है, जिससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं प्लांट, और सॉइल भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत फर्टाइल रहती है। तो इसलिए केले के छिलके आप जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब में यूज़ कर सकते हैं, सब में डालिए। आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं। और ये देखिए आलू के छिलके हैं, आलू के छिलके भी हमारे होममेड फर्टिलाइज़र है, ये भी वेस्ट है, किचन वेस्ट। तो इनको भी मैंने सुखा लिया है खूब अच्छी तरह से, 4-5 दिन खूब इतना सुखा लीजिए कि ये ऐसे ही हाथ से क्रश करके आप इसको डाल दीजिए, पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे। आलू के छिलकों में भी मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, इसकी उर्वरक क्षमता को बहुत अच्छा कर देता है। अब ये जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं, इसके ऊपर से जो हमने मिट्टी गमले की निकाली थी वो फिर से इसमें डाल देंगे। तो ये जो हमारी मिट्टी है पुरानी है, 1 साल 2 साल पुरानी, तो ये फिर से फर्टाइल हो जाएगी और फिर से उपजाऊ बन जाएगी, और ये बहुत अच्छा काम करेगी प्लांट को हेल्दी बनाने में, और प्लांट में ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी, और इसकी जो स्टेम है वो बहुत मजबूत होंगी। तो देखिए मेरा जो प्लांट है ये 2 साल पुराना है, लेकिन इसकी स्टेम आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा थिक है और मोटी है। अब यहाँ पर ऊपर से फंगीसाइड का आप हल्का सा पाउडर छिड़क दीजिए, क्योंकि जो हमारी ये मिट्टी है पुरानी है, तो इसमें फंगस ना लगने पाए, तो ये ऊपर से भी ज़रूरी है इसके ऊपर डालना। आपके पास हल्दी पाउडर हो तो आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो बोगनवेलिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये फूल कम खिलाता है और पत्तियां ज़्यादा निकालता है। पानी कम दीजिएगा जिससे फूल ज़्यादा खिलेंगे। अगर आप पानी रोक कर देंगे तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा। लेकिन जब खूब अच्छी फ्लावरिंग हो तब पानी आपको रोज़ देना है, जिससे इसकी पत्तियाँ ड्रॉप आउट ना हो और फूल भी छोटे ना हो। तो जब फूल खिल जाएं तो आपको एवरीडे पानी देना है, लेकिन बहुत भर के पानी नहीं देना है, क्योंकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट इसको पसंद है, लेकिन दलदली मिट्टी पसंद नहीं है। तो पानी इसको कम ही देना है। और
जब इसका डोरमेंसी का टाइम होता है जैसे दिसंबर और जनवरी का, तब इसको ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी मिट्टी बहुत देर में सूखती है और धूप कम निकलती है, तो कम पानी देना है और फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं देना है। फरवरी से नवंबर तक आप 15-15 दिन पे इसको खाद देते रहिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक होममेड जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हल्के होते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइज़र अगर आप इसमें देंगे तो इसको फिर ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सरसों की खली है, नीम की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, केले के छिलके की खाद है, आलू के छिलके की खाद है, और अगर डीएपी आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं वो, लेकिन डीएपी आपको 1 महीने में एक ही बार देना है। और बाकी जो घर के वेस्ट, किचन वेस्ट वाली जो खादें होती हैं वो आप 15-15 दिन पे दे सकते हैं। तो सीवीड और पोटाश भी दे सकते हैं अगर आपके पास हो, तो ये भी इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका फर्टिलाइज़र लो इन नाइट्रोजन हो और हाई इन पोटेशियम हो, क्योंकि जो बोगनवेलिया है इसको पोटेशियम वाली खाद बहुत पसंद है और पोटेशियम से ही इसमें हैवी ब्लूमिंग होती है, हैवी ये फ्लावरिंग करता है। तो रेनी सीज़न के बाद आपको हैवी फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम से ही ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो पोटेशियम वाली खाद इसको आप ज़रूर से दीजिए। नाइट्रोजन से सिर्फ पत्तियां ज़्यादा निकलती हैं और फूल जो है वो पोटेशियम से ही मिलता है, तो इसलिए पोटेशियम वाली खाद इस बोगनवेलिया के लिए बेस्ट खाद है। तो पोटेशियम वाली खाद में आप जो प्याज के छिलके का जो पानी होता है, खाद होती है, तो आप अनियन पील का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बोगनवेलिया की मिट्टी को हर महीने गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, और जिससे इसके अंदर जो एयर एरेशन है वो बना रहे और इसमें जो मिट्टी है वो जमने नहीं पाए। तो एयर एरेशन बना रहेगा तो इसके अंदर जो आप फर्टिलाइज़र देंगे उससे इसको पूरी ब्लूमिंग के लिए हेल्प मिलेगी। बोगनवेलिया का प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से 100-150 तक का मिल जाता है, और अगर छोटा प्लांट लेंगे तो वो 60-70 का भी मिल जाएगा। सड़क के किनारे, डिवाइडर पर, पार्कों में ये बहुत लगे होते हैं, तो इसकी आप कहीं से भी पेंसिल साइज़ की कटिंग ला के बारिश के टाइम में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइडर के पास और पार्कों में लगा होता है और बहुत बुशी और घना होता है, तो आप वहाँ से कट करके ले सकते हैं पेंसिल साइज़ की इसके लिए। तो दोस्तों, ये थी बोगनवेलिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन आपको। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।